हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का हमारा टॉपिक है कि वो कौन सा एक रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा खोया जाता है। तो देखो, मैं फटाफट इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। वो सबसे बड़ा रीज़न है टीवी, मीडिया और अनफॉर्चुनेटली दोस्त भी हैं और अनफॉर्चुनेटली जानने वाले लोग भी हैं जिनको सुनकर हम मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा खोते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम टीवी को सुनते हैं ना, तो प्री प्लानिंग के साथ जो न्यूज़ हमें दिखाई जाती हैं, उन प्री प्लानिंग की न्यूज़ को सुनकर हम लोग भटक जाते हैं और हमारा फोकस कहाँ पहुँच जाता है? हमारा फोकस इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग की तरफ पहुँच जाता है और हमारा फोकस बिजनेस की तरफ से बिल्कुल हट जाता है। हम थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं और जो हमारी वाइजनेस है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। मेरा इसमें कहना ये है। वो होता कैसे है? वो ऐसे होता है कि टीवी पर सडनली न्यूज़ दिखाई जाएगी कि आने वाले टाइम में जब जनरल इलेक्शंस होंगे ना यूएस में, और ट्रंप मे बिकम एंड मे नॉट बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है। वहाँ पर आकर एनालिस्ट चार बातें करने लगेंगे। तो इस बात पे मेरा कहना ये है कि अगर ट्रंप हमारे वो यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं या नहीं बनते हैं, तो क्या हम चाय पीनी छोड़ देंगे? क्या हम कॉफ़ी पीनी छोड़ देंगे? या हम कपड़े पहनने बंद कर देंगे? या हम बाहर घूमना बंद कर देंगे? या हम चप्पल पहनना, जूते पहनना बंद कर देंगे? या ऑफिस जाना बंद कर देंगे? सर, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन दैट केस। कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। सब कुछ वैसा का वैसे ही चलता रहेगा जैसा अभी तक चल रहा है। और ये जो वॉलेटिलिटी आएगी ना, ये सिर्फ 2 दिन की वॉलेटिलिटी होगी। या तो मार्केट नीचे चली जाएगी या ऊपर चली जाएगी। अगर नीचे जाए तो अगर पैसे हैं तो और लगा लो, और अगर पैसे नहीं है तो उसको लेके बैठे रहो। 2-4 दिन में, 5 दिन में मार्केट वापस आ जाएगी और आपका सब कुछ नॉर्मल चलता रहेगा। तो ये 2-3 दिन की जो वॉलेटिलिटी है ना, इसको एक तरह से बारिश के जैसे मानना कि अगर बारिश का मौसम हो जाए और घूमना फिरना 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन हो जाए ना, तो बस इतना ही फर्क पड़ता है। थोड़ी सी परेशानी होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट बारिश होती रहेगी। परमानेंट ना कभी बारिश होती है और परमानेंट ना कभी इस तरह की वॉलेटिलिटी बनी रहती है, और ना ही परमानेंट मार्केट नीचे जाती है। मार्केट नीचे जाती है सिर्फ और सिर्फ ऊपर आने के लिए। मैं एक चीज आपको बता दूं, सेंसेक्स जब स्टार्ट हुआ था ना 1980 के आसपास, तब 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और अभी 40,000 है। 400 गुना ग्रो किया है इसने, 400 गुना। तो इस तरह के टीवी पर जितने भी इवेंट होते हैं ना, जो टीवी पर दिखाए जाते हैं, मैं इसको टीवी में इसलिए नाम देता हूं क्योंकि टीवी पे न्यूज होती हैं। कुछ न्यूज सही होती हैं, कुछ बेकार होती हैं, कुछ वॉलेटिलिटी क्रिएट करती हैं, कुछ डर फैलाती हैं, कुछ ग्रीड दिखाती हैं। इन सब चीजों से बचने की जरूरत है और सिर्फ बिजनेस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब होता क्या है, जैसे हम यस बैंक की बातें करते हैं, हम आइडिया वोडाफोन की बातें करते हैं, या हम फ्यूचर रिटेल ग्रुप की बातें करते हैं, तो इस तरह की प्रेडिक्शंस करके ऐसे बताया जाता है कि यहां से 10 गुना भी हो सकता है, 20 गुना भी हो सकता है। तो फाइनली उसका रिजल्ट क्या निकलता है? हमारा ध्यान ग्रेट कंपनीज से हट जाता है और इन छोटी और मीडियोकर और बेकार सी कंपनीज की तरफ लग जाता है कि ऐसा लगता है कि बस सारे पैसे यहीं पर कमाई हो जाने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपना ध्यान टीवी से हटाओ, बिजनेस को एनालाइज करना शुरू करो। इसको आप ऐसे मान के चल लो कि आप एक सोसाइटी में रहते हो, उस सोसाइटी में 1500 लोग रहते हैं। जैसे 1500 कंपनीज है ना एनएससी पर, जिनमें ठीक ठाक ट्रेडिंग होती है, उसी तरीके से एक सोसाइटी में 1500 लोग रहते हैं। एक एक फैमिली को जानना शुरू करो, उनके बारे में रीड करना शुरू करो। वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं, कितना पैसा है, कितना नहीं है। जैसे हम इस तरह से जानते हैं ना, जैसे रिश्तेदारों के बारे में सबका पता होता है कि भैया कौन क्या करता है, कौन कितने पानी में है। इसी तरीके से कंपनीज को जानना शुरू करो। एक एक कंपनी को उठाओ, उसकी वेबसाइट पे जाओ, सारे उसके बिजनेस के बारे में देखो, क्या उसके नए प्लान हैं, क्या फाइनेंशियल्स हैं, कितना लोन लिया हुआ है, कितनी कमाई करते हैं, कितना नेट प्रॉफिट है, क्या नेट प्रॉफिट बढ़ने की स्पीड है। ये सब चीजें जानने की कोशिश करो। मतलब टीवी पर देखकर, न्यूज के बेस पर ऊपर नीचे ट्रेडिंग करके एवरीडे आके ट्रेड करने में कुछ नहीं रखा। कोई नहीं पैसे नहीं बनने वाले, कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं बनने वाले। और मैं एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करके या फिर लगातार ट्रेडिंग करके, एफएनडो में ट्रेडिंग करके किसी ने बहुत बड़ी कोई तोप खड़ी नहीं कर ली, कोई बहुत बड़े पैसे बनाकर कोई बहुत ज्यादा रिच नहीं बन गया। अगर थोड़े बहुत लोगों की बात करें तो बात अलग है, लेकिन जो मेजोरिटी में जो स्टॉक मार्केट से मोटे पैसे बने हैं ना, वो चीजों को खरीद के और तभी बने हैं। अभी अगर राकेश झुनझुनवाला जी की भी बात कर लेना तो ठीक है, ही इज ए ट्रेडर ऑल्सो, उन्होंने पैसे कमाए हैं ट्रेडिंग में, लेकिन वो फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए बैठे हैं। वो कहीं पर दूसरी जगह जॉब नहीं करते या दूसरा कोई बिजनेस नहीं करते कि भाई वहां पे बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा मोबाइल पे कर लिया और पैसे आ गए। इतना आसान नहीं होता।
तो इवेंट्स बेस्ड ट्रेडिंग करना बिल्कुल गलत है, उसमें कोई समझदारी नहीं है। टीवी देखने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो सकता है, हम बिजनेस समझने से हट सकते हैं। टीवी पर कौन से बिजनेस के बारे में कौन सी अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, आप ये बताओ। किसी भी बड़ी कंपनी के बिजनेस के बारे में आज तक आपने कोई टीवी पर रिपोर्ट देखी है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अगले 10 साल तक कैसे ग्रो करेगा, उसके बारे में कौन कौन से नए प्रोडक्ट आएंगे? कभी इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं? या डाबर को कभी एनालाइज करके डिस्कस किया गया है? या कोलगेट पामोलिव को कभी डिस्कस किया गया है? कभी नहीं डिस्कस किया जाता है। हाँ, इनकी बैड न्यूज आएंगी तो जरूर बता देंगे, इनकी कोई अच्छी न्यूज आएगी तो अच्छी न्यूज क्या होगी? वो अच्छी न्यूज सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट होगा, टेक्निकल ब्रेकआउट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर फंडामेंटली बैड न्यूज होगी तो जरूर दिखा देंगे। देखो, एक बार अगर आपको याद हो तो इन्फोसिस का सेम केस हुआ था कि इन्फोसिस से रिलेटेड ना एक न्यूज़ फ्लैश हुई थी कि एक रिपोर्ट निकली है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इन्फोसिस में बिजनेस एथिक्स है ना वो उतने अच्छे नहीं रहे जितने अच्छे पहले थे। तो उसको विसल ब्लोअर का नाम दिया गया था कि किसी बंदे ने यूएस में इस तरह की रिपोर्ट निकाली और यूएस के ही जो इन्फोसिस का एडीआर यूएस में लिस्टेड है उसका प्राइस 10-12-15% टूट गया था। ये एक डेढ़ साल पहले की बात है। तो उसके बाद इंडियन मार्केट में क्या हुआ, वो गैप डाउन ओपन हुआ, पूरे दिन गिरा, फिर अगले दिन फिर डाउन ओपन हुआ और वहां पर रुका। उसके बाद से लगातार स्टॉक उसका इन्फोसिस का लगातार ऊपर जाता रहा और ऊपर जाते जाते आज की डेट में लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो उस न्यूज का इंपैक्ट क्या रहा, मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं। जिस बंदे ने भी उस न्यूज को देखा उसने बिजनेस कुछ नहीं देखा, कोई बिजनेस लॉस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक विसल ब्लोअर ने कुछ भी आकर बोला, उसकी वजह से न्यूज फ्लैश हुई। रिटेलर्स ने क्या किया, उस न्यूज को सुनकर मार्केट में अपने शेयर्स बेच दिए और जो बड़े लोग हैं ना, जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने सस्ते प्राइस पर खरीद लिए और अच्छे प्राइस पर जिसने उस टाइम पर खरीदा उसके प्राइस तो उसके पैसे तो ऊपर बन गए, लेकिन जिसने न्यूज सुन के बेचा ना वो सब फंस गए। सेम चीज आइडिया के केस में होता है, सेम चीज यस बैंक के केस में होता है। आप एक चीज समझो, जिस बिजनेस में भी बिजनेस समझना क्यों इंपॉर्टेंट है और इवेंट को देखना क्यों नुकसानदायक है। अगर हम यस बैंक का एक एग्जांपल ले, यस बैंक को लेकर बहुत बार इस तरह की बातें होती हैं, बिजनेस रिवाइव हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब तो इसके प्रमोटर्स ये कंपनीज हो गई हैं, एसबीआई भी प्रमोटर है, कोटक भी प्रमोटर है, एचडीएफसी ने भी पैसा लगाया, आईसीआईसी ने भी लगाया, एलआईसी ने भी लगाया है, तो इसको बेल आउट कर लिया है। भाई एक चीज समझो कि अगर आपने नया बैंक अकाउंट खुलवाना है तो क्या आप यस बैंक में खुलवाओगे या हम आईसीआईसी बैंक में खुलवाएंगे, एचडीएफसी में खुलवाएंगे? मेरा मानना तो यह है कि यस बैंक में तो नहीं खुलवाएंगे, क्योंकि मेरे जानने में काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने यस बैंक के बॉन्ड परचेज किए थे, परपेचुअल बॉन्ड्स थे वो, और 2% ज़्यादा कमाने के चक्कर में उसको परचेज कर लिया और उसकी वैल्यू आज की डेट में जीरो है। क्यों? क्योंकि जब ये टेक ओवर और बेल आउट होने की बात हुई थी ना, और जब ये बेल आउट हुआ था तो उन परपेचुअल बॉन्ड्स की वैल्यू को जीरो कर दिया गया था, क्योंकि उसमें कहीं एक टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई थी कि ये बॉन्ड्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर ये एनपीए बन जाते हैं, तो उसको पे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन सी बात होती है यार? मतलब ट्रस्ट के बेस पर एक अच्छे खासे बैंक में पैसा लगाया और ये हो गया। उसके बाद में रिवाइवल जब तक किसी कंपनी का नहीं हो सकता, जब तक उसमें नया बिजनेस नहीं जा सकता। इवेंट्स बेस्ड ट्रेडिंग छोड़नी पड़ेगी। इवेंट दिखा के लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा सकता है टीवी पर। देखो, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने पिछले 9 साल से बिजनेस चैनल्स नहीं देखे, उसके बाद भी मेरा पैसा ग्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? मैं बिजनेस रीड कर रहा हूं, आप भी बिजनेस रीड करो। बिजनेस रीड करने से ही तो हमें बात बनेगी कि कौन सी कंपनी कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है। आप एक चीज बताओ, कौन सी अच्छी कंपनी की बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट हमें किसी भी टीवी पर बताई जाती है? किसी पर नहीं बताई जाती, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बातें की जाती हैं कि ये इतना बढ़ गया और ऊपर जाएगा, इसने ये ब्रेकआउट दिया, ये और ऊपर जाएगा, उसने उतना वहां से टूटा है वो और नीचे जाएगा। इन सब चीजों से क्या रखा है यार? अच्छी कंपनीज में पैसे लगाओ, नीचे के प्राइस पे जब आ जाए तब पैसे लगाओ, ऊपर जाए निकल जाओ। सिंपल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग रख के ही हम उस कंपनी में जब नीचे जाती है ना और पैसे लगा सकते हैं। अगर हमें बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना और सिर्फ इवेंट के बेस पे रहेंगे तो हम सिर्फ डरे रहेंगे कि यार इंडियन चाइना वॉर हो गई तो क्या होगा। अभी जैसे कुछ दिन पहले 4 दिन पहले की बात है, लास्ट वीक की, जब मार्केट 3% लगातार टूट गई थी तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि जब मार्केट क्रैश हो तो क्या करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट ऊपर आ गई, पूरा का पूरा रिबाउंड कर गई। बैंक निफ्टी ने पिछले वाले लेवल को भी तोड़ के और ऊपर चली गई। जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स थे पिछले हाई को तोड़कर और ऊपर निकल गए। भाई इन सब चीजों में इवेंट्स से डर के कुछ नहीं रखा। इवेंट्स सिर्फ टेम्परेरी होते हैं। अगर कोई चीज परमानेंट है ना तो वो बिजनेस है। इवेंट से डरने की जरूरत नहीं है। इवेंट्स को आने दो, जाने दो। आप एक चीज समझो, सेंसेक्स 100 था,
अभी 40,000 है, बीच में कितने इवेंट्स आए हैं यार, कोई फर्क पड़ा क्या उस चीज से? कोई फर्क नहीं पड़ा। बार बार जब भी किसी भी इवेंट्स की वजह से मार्केट डाउन गई है ना, वो दुगनी स्पीड से ऊपर आई है। अगर इवेंट आता है उस चीज को मत सुनो। मार्केट नीचे आती है, आपके पास पैसे हैं आप लगा लो, नहीं है ना तो घबरा के बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी कंपनीज की जो बेसिक नेचर है वो फाइनली ऊपर जाने की होती है, नीचे जाने की नहीं होती। तो मेरा इस वीडियो में आज सिंपल सा एक छोटा सा यही मैसेज था कि जितने भी ये इवेंट्स आने वाले हैं ना, कि यूएस इलेक्शंस हैं या फिर दूसरा कुछ है, या दिवाली है, या इंडियन चाइना वॉर है, या फिर पाकिस्तान के साथ हमारी बातें खराब हो रही हैं, या कोरोना आ रहा है, या दूसरा कुछ हो रहा है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज करो। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। आरबीआई की मीटिंग है, या इन्फ्लेशन का डेटा है, या इंटरेस्ट रेट है, या रेट कम होने वाले हैं बढ़ने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ये दुनिया है, दुनिया हमेशा आगे की तरफ ही चलती है, पीछे की तरफ नहीं चलती। हर बंदा अपनी नौकरी को बढ़ाने पे और बिजनेस को बढ़ाने पे लगा हुआ है, और जब तक हम इस तरह से मेहनत करके आगे बढ़ने की बात करते रहेंगे ना, हमारी जीडीपी भी बढ़ती रहेगी और हमारी कंपनी शेयर मार्केट में अच्छी कंपनीज की ग्रोथ भी होती रहेगी। बिजनेस को समझो, बिजनेस के हिसाब से चलो। जहां पर बिजनेस बेकार है ना, उनके चाहे शेयर प्राइस नीचे हैं, चाहे उनके बारे में टीवी पे कुछ भी बोला जा रहा है, न्यूज़पेपर में कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ मत सुनो सर। बेकार चीज बेकार रहती है, अच्छी चीज अच्छी रहती है। कई बार मल्टी बैगर की भी बात होती है कि यार मल्टी बैगर यहाँ से अगर हमें मिल जाए तो 7-8 गुने पैसे हो जाएंगे, 10 गुने पैसे हो जाएंगे। मैं एक चीज बताऊं, ये टीवी पर देखने का नतीजा है कि बेकार कंपनीज को मल्टी बैगर का नाम दिया जाता है। वोडाफोन आइडिया को ही मल्टी बैगर की निगाह से देखा जाएगा, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मल्टी बैगर बन जाएगा। यस बैंक को देखा जाएगा, सक्सेसफुल हो गया तो मल्टी बैगर बन जाएगा। फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर एंटरप्राइजेस, इन तीनों चारों कंपनीज को देखा जाएगा कि सक्सेसफुल हो गया तो यहां से मल्टी बैगर हो जाएंगे। सर देखो, ये कंपनीज मल्टी बैगर नहीं बना करती, और अगर 100 में से एक बन भी गई ना तो 100 में से एक बनने से कभी काम नहीं चलेगा। मल्टी बैगर हमेशा मार्केट लीडर बना करते हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, या हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, डाबर, इन सबको 10 साल पहले देखोगे ना, तो ये पिछले 10 साल में और आज की रेट में सब मल्टी बैगर बने हैं, क्योंकि सबने 7-8 गुना रिटर्न दी है। और ये मल्टी बैगर जब बने हैं ना, तो 10 साल पहले अगर इनको उठाकर देखोगे, ये स्मॉल कंपनीज नहीं थी, ये इतनी ही बड़ी कंपनीज थी, अपने सेगमेंट्स में सारे के सारे मार्केट लीडर थे। तो मल्टी बैगर जो बनते हैं ना, वो मार्केट लीडर बनते हैं, और मार्केट लीडर के बारे में कभी भी टीवी पे कोई जानकारी नहीं दी जाती। आप इस चीज को चाहे खुद से ध्यान कर लो यार, टीवी पर कब मल्टी बैगर के बारे में एक अच्छी कंपनी का नाम दिया जाता है। मतलब ये एक बहुत ही अजीब सी बात है कि मल्टी बैगर मीन्स बेकार सड़ा हुआ पिटा हुआ शेयर। कभी भी नहीं यार। मल्टी बैगर मीन्स एक कंपनी जो मार्केट लीडर है और उसमें आगे भी इतना ही स्कोप अवेलेबल है कि वो अगले 20 साल तक, 10 साल तक 20%, 30% के हिसाब से ग्रो कर सकती है, 15% के हिसाब से ग्रो कर सकती है, और शेयर प्राइस यहां से अगले 10 साल में 5 से 10 गुना हो सकता है। उसको मल्टी बैगर कहते हैं। मल्टी बैगर होने के लिए बिजनेस को समझ में आना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ इवेंट या न्यूज सुन के ना मल्टी बैगर मिलते हैं, और ना तो पहले कभी पास्ट में मिले हैं, ना अभी मिले हैं, और ना ही आगे मिलने वाले हैं। उन सबको देखकर सिर्फ और सिर्फ सैलरी से और बिजनेस से जो पैसा कमा के इस मार्केट में लगाते हैं ना, न्यूज़ सुन के, सिर्फ वो खोता रहेगा। उसको खोने से बचा लो। बचाने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो परिवार में कलेश भी खत्म होते हैं, हमारे अपने आप से घृणा करने की जो प्रवृत्ति आ जाती है ना कि यार हमारे तो बस की नहीं है, तो शेयर मार्केट ही सट्टा है। शेयर मार्केट सट्टा तब तक बने रहेगा जब तक आप न्यूज़ बेस को सुन के, इवेंट के बेस पे आप सट्टा खेलने की कोशिश करोगे। बिजनेस को समझो, नीचे आ जाए खरीद लो, ऊपर जाए बेच दो। ये सिंपल बिजनेस है। मैं इसको एक एग्जांपल के तरीके से अगर आपको बता दूं तो एक सिंपल सा ये एग्जांपल है कि अगर मैगी 12 रुपए की बिकती है ना, और अगर वेंडर हमें 11 रुपए की देता है, और किसी रीजन से स्टॉक क्लियरेंस में अगर वो 10.5 रुपए की मिलती हो ना, तो 10.5 रुपए की ले लो, क्योंकि ये मैगी है, आज नहीं बिकेगी कल बिक जाएगी, लेकिन हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये मैगी नहीं है ना, और कोई बेकार सा ब्रांड है जिसका बिके या नहीं बिके, चाहे वो जितनी मर्जी सस्ती मिल जाए, उसे मत लेना, क्योंकि यहाँ माल के बिकने की गारंटी होनी चाहिए। और माल के बिकने की गारंटी उसी की होती है जो ग्रेट कंपनी होती है, ग्रेट प्रोडक्ट होता है, ग्रेट बिजनेस होता है। तो यहाँ पर इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग छोड़ो, टीवी देखना छोड़ो, बिजनेसेस को रीड करना शुरू करो। बिजनेसेस को रीड करने का सिंपल सा तरीका है कि वो क्या करती है उसके बारे में आप ये देखो ना। अगर आप वीक में 2 कंपनीज के बिजनेस भी पढ़ोगे ना, और पूरे अच्छे से उनको समझोगे, तो धीरे धीरे करके आपको अगले 1 साल में मेरे ख्याल से 50, 60, 70 कंपनीज के बारे में पता चल जाएगा। शुरू कहां से करना है? लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन जिस कंपनी की है ना, वहां से उठा के करना शुरू कर दो। रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक,
HDFC लिमिटेड, यहाँ से ऊपर से शुरू करो। सारी टॉप कंपनीज को जब अच्छे से समझ लोगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट भी इसका था, पता ही नहीं था यार। वेबसाइट पे जाओ, एनुअल रिपोर्ट्स देखो, सर्च करो, सारी चीज़ें देखो, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, न्यू ग्रोथ आ रही हैं। इन फ्यूचर रिटेल में, फ्यूचर एंटरप्राइजेज में, यस बैंक में, आइडिया में, सुजलॉन में और इस तरह की गिरी हुई पिटी हुई कंपनीज में कुछ नहीं रखा, कोई पैसा नहीं बनने वाला। इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा जाने वाला। मैंने इस चीज़ को बार बार रीआइट्रेट कर दिया। उसके लिए मैं एक्चुअली कई बार करना पड़ता है इस चीज़ को समझाने के लिए अच्छे से, क्योंकि जब पैसा खोता है ना किसी का भी बड़ा दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है। तो वो मैं इसीलिए समझा रहा हूँ, इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिजनेस के हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। मेरा आज का मैसेज यही था। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस ट्रेडिंग।